दिस वीडियो इज़ फॉर स्टैंडर्ड 10। इंग्लिश मीडियम है, सब्जेक्ट है हिंदी, जो 100 मार्क्स के लिए होती है, ये वो हिंदी है, यानी कि आपकी लोक भारती, हिंदी लोक भारती। इसका 7वां पाठ है खुला आकाश। खुला आकाश ये जो पाठ है ये कुंवर नारायण जी ने लिखा हुआ है। अच्छा पाठ है ये। पाठ क्या, आप इसे पूरक पठन कह सकते हैं। इसकी जो विधा है, विधा यानी प्रकार जो होता है साहित्य का प्रकार, वो डायरी के रूप में दिया गया है। तो कुंवर जी ने यहाँ ये बताया है कि ये एक खास विधा है जिसे खुले मन से अपनाया गया है। डायरी विधा, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग डायरी लिखना पसंद करते हैं, तारीख डालकर अपने अंदर की जो भी भावनाएं हैं जो वो किसी और से नहीं कहते, वो लोग डायरी में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। इसका नाम है खुला आकाश। अंदर की दुनिया पहला जो है उन्होंने 10 मार्च 1998 को लिखा हुआ है। पहली जो विधा है वो है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। हाँ, आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है। ठीक है, और स्वयं अपने लिए तो ये विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर ये जो अंदर की दुनिया, ये अंदर की दुनिया कौन सी दुनिया है? ये हमारे मन के अंदर की दुनिया है। कई बार क्या होता है कि हम अंदर की दुनिया जो है वो हमारे मन की अंदर की दुनिया इस बाहर जो हमारे सामने जो दुनिया हमें भौतिक रूप में दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका विस्तार नहीं करते, अपने मन के अंदर की बातों को अंदर ही दबाकर रखते हैं, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल निर्जीव। मतलब हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, इन चीज़ों का ध्यान न रखते हुए हम एक निर्जीव बना देते हैं अपने मन को। हम आज़ादी, पूरी आज़ादी जो हम दे सकते हैं वो भी हम नहीं देते। भीतर की दुनिया में आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, आप जो चाहे वो अपने मन में कह सकते हैं, तो इसे हम बहुत समृद्ध बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी हम अच्छा भाव बना सकते हैं अपने मन में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो उन्होंने लिखा है साहित्य विधा में, दूसरी जो तारीख उन्होंने सेम तारीख है 10 मार्च 1998 ही दिया है, मकान पर मकान। ये बहुत ही सुंदर है। इसमें लेखक हमें ये बता रहे हैं कि जिस गली में वो रह रहे हैं आजकल, वहाँ एक मकान, एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। आज हम जिस तरह की दुनिया में देखिए आप रह रहे हैं, आसपास इमारतें ही इमारतें, ऐसा लगने लगा है हम पत्थरों के जंगल में रह रहे हैं कहीं ना कहीं। इसे साहित्य जगत में हम कह सकते हैं कि ये ऐसा हो गया है कि हम सीमेंट या कंक्रीट से बने हुए जंगलों में रह रहे हैं। मतलब हमारे आसपास एक दूसरे के लिए, जैसे भौतिक रूप में जगह नहीं दिखाई देती हमें आसपास एक दूसरे के, वैसे ही हमारे मन भी ऐसे हो गए हैं कि हम अपने मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना रख ही नहीं पाते। उसकी जो गली है उस गली में पेड़ नहीं है, ना ही कहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश है, मकान ही मकान है। इतने मकान है, ऐसा लगता है मकान मकान पर लदे हुए हैं। मकान मकान पर लदे हुए यानी एक जो है वो कई लोगों का बोझ उठा रहा है। तो इस प्रकार से इसे बताया गया है। और एक संकरी सी गली है, ये बहुत ही भीड़ भड़के वाली जगह है, लदफन मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये जो मकान पे मकान है, इसके बीच की गलियां इतनी संकरी हैं, लोग इतना ज़्यादा उलझ गए हैं एक दूसरे से कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बाहर झांकने, बाहर के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है बाहर नहीं। बाहर यानी क्या हो गया, हमारे मन में इतनी चीज़ें हो गई हैं कि हम अपने इन उलझनों से बाहर निकल कर कुछ और अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब हमें दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है, सिर्फ एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती हैं लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर बाहर वहाँ घोंसले बनाते नहीं दिखती। यानी चिड़िया जो है, स्वच्छंद रहने वाले जो पक्षी हैं, जो जहाँ मन चाहे आ जा सकते हैं, वो भी हमें पेड़ों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बिजली और टेलीफोन के तारों पर बैठे हुए। ठीक है, वो कोई बातचीत नहीं कर रहे, अपने स्वच्छंद उड़ान नहीं भर रहे हैं वो, बल्कि वो भी जैसे फंस गए हैं ऐसा महसूस होता है। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबर या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हों या चूं चूं की आवाज़ें निकाल सकते हो। जैसे हमारे लिए वो सजीव रह ही नहीं गए, वो निर्जीव कोई वस्तु बन गए हैं।
ठीक है। तो ये मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले के बाहर निकलने की भारी कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उसके अंतर मन में आप देखेंगे तो द्वंद्व चल रहा है, एक बहस चल रही है, एक जंग सी चल रही है कि वो इन सारी चीज़ों को चीरते हुए इनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। फिर अगली जो दी है वो है हेडिंग सही साहित्य। ये 8 अगस्त 1998 का लिखा हुआ है। सही साहित्य बहुत छोटा सा एक ही वाक्य का है, आप देखेंगे तो, लेकिन बहुत गहरा अर्थ है इसमें। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आंख से नहीं। यानी कहीं पे भी पार्शियलिटी नहीं है। अच्छाई कौन सी चीज़ों में है? अच्छाई उन चीज़ों में है जो हम देखते हैं और वही हम कह सकते हैं। इसमें कोई पशोपेश नहीं है, किसी से कोई पक्षपात हम नहीं करते। अगली जो पंक्ति पेज नंबर 28 पे आपको दिया है, जाने खुद को, ये एक पैराग्राफ दिया है। ये डायरी का एक दिन है 12 नवंबर 1998 को। इसमें जाने खुद को जानने की चेतना जो है, उनकी कोशिश जो है, ये लेखक ने की है। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं उस आत्मचिंतन के बीच में ना आ जाएं। ये दूसरे और सब को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। क्यों लिखा है? इकहरे अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में कहते हैं। तो उसमें क्यों है? हम दूसरे और सब, जब हम बातें करते हैं, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये वे दूसरे हैं जिनके होने न होने से हमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके ऊपर हम आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आत्मचिंतन में भी उन्हीं लोगों का समावेश होता है। इससे तो दो फायदे होंगे यदि हम खुद के लिए बैठकर अगर अकेले सोचते रहेंगे तो। एक तो ये कि हम जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, और जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं, दंभ यानी घमंड, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हाँ उसके बारे में हम सारा कुछ जानते हैं, बट वास्तव में हम दूसरों के बारे में जानते क्या है? जब हम अपने ही बारे में कोई चीज़ नहीं जानते तो हम दूसरों के बारे में जानने का दावा कैसे कर सकते हैं? दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके जीवन में हस्तक्षेप, यानी जो है हम उनके जीवन में जबरदस्ती की एंट्री, जो हम कहते हैं ना, जबरदस्ती हम दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे तो वो भी अपना जीवन स्वच्छंद तरीके से या स्वतंत्र तरीके से महसूस कर पाएंगे या जी पाएंगे, जिससे प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उस समय में हम अपना नुकसान तो करते ही हैं क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, और दूसरा उनका भी नुकसान करते हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी तो स्वतंत्र तरीके से जी नहीं सकते। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, यानी दूसरों को एकदम सहज यानी आसान तरीके से, सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी, और स्वीकृति यानी एक्सेप्ट करना। तो हर एक किसी को एकदम सरल तरीके से हमारे अंदर एक्सेप्ट करने की भावना या मानने की भावना होनी चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है। हमारे ही प्रतिरूप हमसे अलग या भिन्न है। मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि दूसरा जो है, दूसरे जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं वो कोई गैर है। वो कोई गैर नहीं है, वो हमारा अपना है, वो हमारे अंतर्मन में रहने वाला ही है और हमारी ही प्रतिरूप है। हमारे प्रतिरूप मतलब हमारे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी एक रिफ्लेक्शन है, हमारी एक जेरोक्स है, तो वो हमसे अलग नहीं है। उसके बाद उन्होंने 7 अगस्त 1999 को लिखा है, सिर्फ मनुष्य होते, है ना, और डॉट डॉट डॉट, यानी ये बहुत बड़ी सी सोच है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह ही की तरह होते हैं। ऐसा हम अक्सर, आपने देखा होगा, हम उपमा देते हैं, हम कंपेयर करते हैं किसी को कि ये आदमी तो गाय की तरह सीधा है, या ये आदमी सांप है, ये कभी डस लेगा, यह आदमी बिच्छू की तरह डंक मारता है। इस तरह से हम बातें करते हैं। तो क्यों इंसान जो है वो दूसरे इंसान को जानवरों की तरह तुलना क्यों देता है? जाहिर बात है हम जानवरों से ज़्यादा होशियार, समझदार और बहुत ही प्रवृत्त और बहुत ही विकसित हैं, फिर भी हम जानवरों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? तो कुछ आदमी जो है गाय से, बकरी से, भेड़ से और तितली से, इनसे भी करते हैं। जो हमने पहले पढ़े, बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर, ये सब क्या हैं? ये सब नेगेटिविटी हैं, ये सब बुराइयों वाले देखते हैं, क्योंकि ये वो हैं जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं या दूसरों की चीज़ों को हड़पने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरा कंपैरिजन है वो है गाय, बकरी,
बकरी, भेड़, तितली, ये कैसे हैं? ये बहुत ही मासूम माने जाते हैं। तो क्यों हम जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों हम इंसान और जानवर के बीच की जोड़ी बनाते हैं? इंसान जानवर बनना चाहता है और जानवर वो कभी अपने आप को इंसान से कंपेयर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अगला दिया है 4 जनवरी 2001 को, लुका छिपाकर जीना। देखिए हम कैसे जीते हैं, हम खुले ढंग से जीवन नहीं जीते। वो 4 लोग क्या कहेंगे, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम इन चीज़ों के बारे में जीते हैं। यानी मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। लेखक कहते हैं उन्हें किसी से चोरी छुपके या अपने मन की बातों को छुपाकर जीना उन्हें पसंद नहीं है। वह चारित्रिक बेईमानी है। चारित्रिक देखो ये क्या है, एक आपको विशेषण है ये चारित्रिक। चरित्र जो है वो संज्ञा होता है यानी नाउन है, और चारित्रिक यानी विशेषण है। तो ये बेईमानी है। कैसी बेईमानी है? ये चारित्रिक, मतलब अपने चरित्र से हम बेईमानी कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को हम कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सामने लोगों के सामने तो हमको ऐसे ही आना चाहिए, हम इस प्रकार की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद अगला है जीने का अर्थ। ठीक है, जीने का अर्थ यहाँ पर 23 जनवरी 2002 को उन्होंने लिखा है कि बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ वर्ष कम बचे हैं। इसमें उन्होंने ये बताया है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बुढ़ापे में कुछ चीज़ें कम बची हुई हैं। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अभी जीवन जो है उसमें बचपन, यौवन, बुढ़ापा ये खंड हैं जीवन के। ठीक है, खास बात तो ये होती है कि जितने भी वर्ष बचे हैं उसे जीवित और चैतन्य रूप से, मतलब एकदम जिंदा दिली से हमें निभाना है, जिंदगी को उसके सच्चे अर्थ देने हैं हमें। और इसी तरह से साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहता हूँ। लेखक कह रहे हैं 75 वर्ष का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अभी कुछ वर्ष ही बचे हैं। ठीक है, कुछ साल उन्हें बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया, जीना नहीं बंद होगा कभी भी। जीवन की मृत्यु का एहसास तो होता ही है, क्योंकि जीवन में ये चीज़ तो आनी ही है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता और अपने लिए या दूसरों के लिए जीना, इन चीज़ों को मुद्दा बनाकर ही हमें जीवन जीना चाहिए। उसके बाद अगला है 12 जून 2003 को लिखा हुआ दिल्ली में रहना। दिल्ली में रहना जो है ये उन्होंने लिखा हुआ है, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। दिल्ली देखिए एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है, तो उसमें घर ढूंढना आसान नहीं है। तो ये दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहे हैं, सवारियों से लदफंद, हर वक्त चलाएमान, इस तरह का शहर है वो, हमेशा भरा पूरा, एकदम बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जनसंख्या भरी हुई है वहाँ पे। और ऐसा मतलब हो गया है कि पायदान, पायदान समझ रहे हैं आप, डोरमैट जो दरवाजे के बाहर हम रखते हैं पैर साफ करने के लिए, तो पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। मतलब इस तरह की जिंदगी हो गई है दिल्ली के शहर में। छोटे छोटे कमरों में इतने सारे लोग भरे हुए हैं जहाँ ढंग से सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। तो अब जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे धीरे कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। तो इसी तरह का जीवन वहाँ पे है। उसके बाद जनवरी 2006 में, इसकी तारीख नहीं दी गई है, उन्होंने लिखा है बहाने निकालना। बहाने निकालने का क्या मतलब है? जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकालते हैं, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। एक्सक्यूजेस देना ये किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। आपको अगर जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप किसी न किसी तरह वो काम कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं पसंद है उसको आप सबसे पहले सोचते हैं कि इसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ दे के इस चीज़ से निजात पालूँ, छुटकारा पालूँ। ठीक है, उसके बाद है अपने बहस से। तारीख नहीं दी गई है, 30 सितंबर 2010 को आखिरी की दोनों चीज़ें होंगी। अपने से बहस, अपने से बहस मतलब क्या होता है? बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। जब हम दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने साथ जीना शुरू करते हैं तो पता चलता है, हम दूसरों से बहुत बहस कर लें कि नहीं हम सही हैं और आप गलत हैं, लेकिन जब हम खुद के अंदर आत्मविश्लेषण करते हैं, अपने मन में जब हम सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि सच्चाई क्या है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। मतलब सबकी सुननी चाहिए, करनी अपने मन की चाहिए, ये तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन हमें बहस भी जो है दूसरों से ना करके खुद से करनी चाहिए। उसके बाद है चीज़ों की गुलामी। चीज़ों की गुलामी आज के समय में हम देखेंगे तो वस्तुस्थिति कुछ ऐसी है कि हम मशीनों के गुलाम हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है।
कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा। देखो, लेखक ने कंप्यूटर को नहीं खरीदा है, कंप्यूटर ने लेखक को खरीद लिया है 40,000 रुपयों में। आजकल मैं उसकी गुलामी में हूँ, मतलब पूरी तरह से मैं उसके, जब मतलब मेरा मन जो है वो पूरी तरह उसी में लगा हुआ रहता है, उसने कंट्रोल कर रखा है मुझे। तो जब होता है उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख पा रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा, फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। तो वो मुझसे कहता है कि नहीं, वो मुझे सारा कुछ सिखा देगा, कंप्यूटर आ गया है घर में, हम कंप्यूटर से सारा कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वो अच्छाई और वो सोच कहाँ चली गई जो हमारे अंदर थी? तो कहीं ना कहीं हम मशीनों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। इससे पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। इस बार मोटर यानी कार जो है उसने लेखक को भारी दामों में, लेखक ने कार नहीं खरीदी, कार ने लेखक को खरीदा है और उसकी सेवा में भी है। चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। मतलब लेखक ने चीज़ों को नहीं खरीदा, चीज़ों ने लेखक को खरीदा है और अपना क्या बना लिया है? दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया है, अपना गुलाम बना लिया है। तो आदमी का स्वभाव जो है वो स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। इंसान जो है उसका नेचर ही है कि या तो वो गुलामी करेगा या तो किसी न किसी से गुलामी करवाएगा, सिर्फ तरीके बदल जाते हैं। गुलामी ये फिक्स रहता है, ठीक है। हमारे सालों पहले एक आदमी मालिक होता था और दर्जनों गुलाम होते थे। हजारों साल पहले, बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि एक मालिक और बहुत सारे गुलाम। दर्जन में कितने नंबर आते हैं? 12। ये ध्यान रखिएगा, दर्जन क्या होता है? 12 वस्तुओं का समूह। तो आदमी जो होता था वो मालिक होता था और कुछ उसके गुलाम होते थे। लेकिन अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम है, मतलब एक एक वस्तु के जो है दर्जनों गुलाम हैं। तो हमने अपने आपको अपने व्यक्तित्व को बदल दिया है। तो इस तरह ये बहुत ही अच्छा पूरक पठन था जिसका नाम क्या था? खुला आकाश। ये पूरक पठन कुंवर नारायण जी ने लिखा था। धन्यवाद।